अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। दुनिया भर से आज की टॉप स्टोरीज जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं हमारे साथ शामिल होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध में करप्ट माफिया का एहतिसाब जारी है। सिंध हुकूमत गिराने का मंसूबा भी सामने आ रहा है। हकीकत क्या है, पीपल्स पार्टी क़यादत की गिरफ्तारियां, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में जो आपस में ठन गई है, इस हवाले से आपको आगाही देंगे। इसके अलावा मजीद हमारे साथ स्टोरी शामिल होगी। नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल हुआ है, उसको 1 साल का अरसा गुजर गया है। राव अनवार और दीगर कातिल ताहाल आज़ाद हैं, ये आपको बताएंगे। और सऊदी अरब से स्टोरी शामिल करेंगे। पाकिस्तान में सऊदी अरब की जानिब से रिकॉर्ड सरमायाकारी का मंसूबा सामने आया है। 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी कैसी है, ये आपको बताएंगे। कश्मीर में भारतीय जारियत जारी है। मजीद 2 कश्मीरी आज शहीद कर दिए गए। जिला कुपवाड़ा में फायरिंग हुई है, वहां पर ये शहादतें हुई हैं। ईरान से शामिल करेंगे। ईरान में सोशल मीडिया अवाम के लिए तो हराम है लेकिन हुक्मरानों के लिए हलाल है। क्या वजह है, वजूहात क्या है, ये आपको बताएंगे। साथ साथ अमेरिका में शटडाउन जारी है। 25 रोज गुजर चुके हैं। अमरीकी बेरोजगार हैं, चूल्हे बुझ चुके हैं। 8 लाख अमरीकी जॉब से महरूम है। अमरीका की सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा क्या अमरीकी सदर ट्रंप ने रूस के लिए काम किया था जिसकी वजह से FBI ने तहकीकात का आगाज किया है, ये आपको स्टोरी ये भी आपको बताएंगे। साथ में मलेशिया और इसराइल के दरमियान जंग चलने लगी है। मलेशिया के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात तो नहीं है लेकिन बहरहाल इसराइली जो इसराइली शख्स थे उसको मलेशिया में आने से रोक दिया गया है। और इसी तरह यहूदी दहशतगर्दी से इसराइल को नुकसान हो रहा है। इसराइली अफसर का बयान सामने आया है। यहूदियों को दहशतगर्दी से बाज रखने या रहने का हुक्म भी दिया जा रहा है। ये स्टोरी भी आपके सामने रखेंगे। और इसी तरह बताएंगे आपको हज 2019 महंगा तरीन हज बनने जा रहा है। गरीब अफराद के लिए अब हज करना महज एक ख्वाब रह गया है। ये वो टॉप स्टोरीज हैं जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। तफसीलात मजीद इस पर रोशनी भी डालेंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। एशिया से अफ्रीका तक, अमेरिका से यूरोप तक, पाकिस्तान से सऊदी अरब तक, दुनिया भर की ताज़ा और मुस्तनद खबरें, बेलाग और मुनफरिद तज्जियात, सियासी, समाजी और मुआशरती प्रोग्राम्स, तज्जियाकारों, दानिश्वरों, माहिरीन और मुफक्किरीन की बेहतरीन टीम। उर्दू जुबान के सबसे बड़े मुस्तनद चैनल 24 उर्दू के जरिए हर पल रखेगी आपको बाखबर।
वेलकम बैक नाज़रीन। तफसीलात जो आज की टॉप स्टोरीज हैं उनके आपके सामने रखेंगे। सिंध हुकूमत के हवाले से बात कर लेते हैं। पहले सिंध में करप्ट माफिया के खिलाफ जो एहतसाब का अमल था वो तो जारी है। जाहिर सी बात है सिंध की दो बड़ी जमातें हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ और उनका एहतसाब हो रहा है। बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के जो अहदेदार हैं उनकी गिरफ्तारियों के हवाले से और उनके जो केसेस हैं नैब में चल रहे हैं उस हवाले से खबरें चल रही हैं। लेकिन साथ साथ सिंध हुकूमत की जानिब से कल बिलावल भुट्टो का खिताब भी सामने आया। उसमें भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ जो है वो उन्हें मजबूर कर रही है और साथ आशा जो मुराद अली शाह हैं उनका भी बयान सामने आया और उन्होंने भी कहा कि दरअसल वो तहरीक इंसाफ जो है वो उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है, वो उन्हें चलने नहीं दे रही। लेकिन बहरहाल सिंध जो है, सिंध के जो हुक्मरान हैं, सिंध की जो सियासी जमात बिलखुसूस पीपल्स पार्टी है वो इस हवाले से तहरीक इंसाफ की इस्तेमाल की मजम्मत करती है। और इससे पहले भी पिछले 2-3 हफ्ते से खबरें सामने आ रही हैं कि सिंध में हुकूमत गिराने के हवाले से बातचीत हो रही है, तहरीक इंसाफ जारियत का मुजाहरा कर रही है। तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा हैं उनके भी एक शोला अंगेज जो बयानात थे वो भी सामने आ रहे थे। और अब आज जो खबर सामने आई कि फवाद चौधरी और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सिंध का दौरा करने जा रहे हैं और सिंध के हुक्मरानों से या सिंध की सूरत हाल को, सियासी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कुछ बातें हो रही हैं। और ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि शायद जो है मुफाहमत भी हो रही है, पस पर्दा जो मुज़ाकरात हैं वो भी जारी हैं। अब सूरत हाल ये बाद में वाज़े होगी कि वाकई जो है वो जो एहतसाब का अमल है वो सिर्फ एक जमात बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के गिर्द घूम रहा है या फिर तहरीक इंसाफ जो है उनका अपना, उनके अंदर जैसे जो लोग हैं उनका भी एहतसाब हो रहा है या नहीं हो रहा। और साथ साथ जो पीपल्स पार्टी है उसके जो आसिफ अली जरदारी हैं उनकी बहन है उन पर जो नैब में केसेस हैं उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही हैं, उन्हें उनकी ज़मानतों में तोसी क्यों हो रही है, ये सारी की सारी सूरत हाल तो अभी वाज़े नहीं है। लेकिन बहरहाल एक बड़ी बात यह है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एहतसाब का अमल है फ़िलहाल वो जारी है। लेकिन एक और ख़बर जो सामने आई थी कि शायद नैब के जो कवानीन हैं, नैब के जो कवानीन हैं उनमें तब्दीली की जा रही है। तमाम सियासी जमातें गालिबन इस पर मुत्तफ़िक भी नज़र आ रही हैं। तो इससे फिर नुकसान किसका होगा? नुकसान पाकिस्तान की आवाम का होगा, नुकसान पाकिस्तान की कौम का होगा, जिनके पैसे लूटे गए, फ़ायदा किसका होगा? करप्ट माफिया का होगा। पाकिस्तान की मईशत वैसे ही तबाही का शिकार है, तो पाकिस्तान की मईशत को सुधारना है, पाकिस्तान की मईशत को आगे लेकर जाना है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जिन लोगों ने मईशत को ख़राब किया या जिन लोगों की वजह से मईशत आज इस नौयत तक पहुँची है, उन सब लोगों का एहतसाब होना चाहिए। और एहतसाब भी ऐसा हो जिसमें शफाफियत हो, जिसमें तमाम अदल इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए हों। बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए। एक जमात का, ये एक नुमाइंदे का, ये एक पार्टी का, ये एक शख्स का एहतसाब नहीं होना चाहिए। मजीद बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ रऊफ़ ताहिर साहब सीनियर तज़्किकार हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। ये फरमाइएगा कि सिंध हुकूमत को हटाने या गिराने के हवाले से बातें चल रही हैं और कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि बैकडोर राब्ते भी हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि वो दौरा भी कर रहे हैं। एहतसाब का अमल तो चल रहा है, मुस्लिम लीग नून का भी एहतसाब हो रहा है, पीपल्स पार्टी का भी हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एहतसाब के अमल में शफाफियत नहीं है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सिंध हुकूमत का मामला है तो ये मेरे ख्याल में फिलहाल PTI जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी वफाकी हुकूमत जो है, वो जो पंजाबी का मुहावरा है कि मछली जो है वो पत्थर चाट के वापस लौटती है, तो PTI और उसकी वफाकी हुकूमत भी पत्थर चाट के वापस लौट आई है। और फिलहाल उसने सिंध में पीपल्स पार्टी की मुराद अली शाह की हुकूमत जो है उसे गिराने का इरादा जो है ये वापस ले लिया है। और ये नहीं है कि अचानक पीपल्स पार्टी के अंदर सिंध के अवाम या उसके मैंडेट का एहतराम जो है वो लड़ाई लेके उठ खड़ा हुआ है, बल्कि वो जो सिंध से एक रद्द-ए-अमल मुतवक्को था, बड़ा शदीद और संगीन रद्द-ए-अमल, और खुद हुकूमत, वफाकी हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी गालिबन इसके लिए तैयार नहीं थी कि इस मौके पे सिंध की हुकूमत या पीपल्स पार्टी की उसे हटाने के लिए वो PTI और उसकी वफाकी हुकूमत का तामुन करें। फिर आपको ये भी मालूम है कि खुद चीफ जस्टिस साहब जो 16-17 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि अगर सिंध में गवर्नर राज नाफिज करने की कोशिश की गई तो मैं अगले ही मिनट उसे खत्म कर दूंगा गवर्नर राज को। और गवर्नर राज इसलिए भी नाफिज नहीं हो सकता था कि उसके लिए 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज नाफिज करना अब आसान काम नहीं रहा है। मेरे ख्याल में PTI के जो लोग या वफाकी हुकूमत के जो तर्जुमान सिंध में गवर्नर राज की बात कर रहे थे, उन्हें आइन की 18वीं तरमीम का इल्म नहीं था, वो इस हवाले से लाइल्म थे या जाहिल थे।
आइन की 18वीं तरमीम के मुताबिक अब किसी सूबे में गवर्नर राज नाफिज करने के लिए उस सूबे की सूबाई असम्बली और पार्लियामेंट की मंजूरी जरूरी है, और जाहिर बात है कि ये काम मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं था। चुनाचे गवर्नर राज वाला आइडिया खत्म हो गया जी। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि ये जो जरदारी साहब ने और बिलावल ने जो एक मुहिम चलाई, खसूसन बेनजीर साहबा की क्या कत्ल जो था 27 सितंबर का, उस पर जो मुहिम चलाई उन्होंने उस दिन, और वो यौम शहादत जिसे वो बोलते हैं, उसके बाद भुट्टो साहब की 5 जनवरी को जो उनका यौम पैदाइश होता है उस हवाले से जो जलसे किए, तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ सिंध कार्ड को इस्तेमाल किया और सिंध के वोटर को मोबिलाइज करने की कोशिश की, और वो किसी हद तक मोबिलाइज भी हुआ। फिर आप एक बात ये देखें कि ये मेरा ख्याल है कि काफी अरसे बाद, कम ये तो हम कह सकते हैं कि 2007 के बाद, बल्कि 2002 के बाद भी अगर आप कहें तो शायद मुबालगा ना हो, पहला मौका है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो किसी सहारे के बगैर उसने हुकूमत बनाई है। ठीक है, यानी 2008 में उन्होंने हुकूमत बनाई तो एमकेएम उनकी साथ इत्तेहादी थी। उसके बाद 2013 में उन्होंने हुकूमत बनाई तो इत्तेहादी थी एमकेएम उनकी, और उसके बाद फिर अभी 2018 में बनाई है तो सूरत हाल ये है कि उन्हें 99 अरकान की तादाद है, यानी वो तनहा पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि वहां पे उन्होंने हुकूमत बनाई किसी सहारे के बगैर, और वो हुकूमत जो है वो कंटिन्यू भी कर रही है। और वफाकी हुकूमत जो है वो तमाम तर हरबे और हथकंडे इख्तियार करके भी लगता ही है कि पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी जो है उसके अंदर कोई बड़ी दरार डालने में कामयाब नहीं हो सकती। साहब एक और सवाल तो मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून का तो एहतसाब हो रहा है, लेकिन जरदारी साहब की जमानतें मंजूर हो रही हैं, तो ये फिर इसमें एतराज किया जाता है कि ये तो शफाफियत नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, न सिर्फ ये कि जरदारी साहब की जमानतें हो रही हैं, बल्कि इसके अलावा ये भी हो रहा है कि खुद हुकूमत के अंदर जो इत्तेहादी हैं पीटीआई के, उनके साथ भी आप मामला देख ले। काफ लीग के चौधरी बरादरान जो है, चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज भाई साहब, उनके खिलाफ लाहौर में एक रहायशी मनसूबा यह था बल्दिया सिटी का, उसमें कुछ 2-2.5 दर्जन के करीब प्लॉट जो थे उनकी नाजायज खरीदो फरोख्त का केस था। तो नैब ने पिछले दिनों वो केस दाखिल दफ्तर कर दिया, ये कह के कि चौधरी बरादरान नहीं बल्कि उनके मुलाजिम जो था वो इसमें मुलव्वस है इस केस में, और ये अलग बात है कि उसका एड्रेस जो था वो चौधरी के घर का दिया हुआ था। इसी तरह आप ये बात भी देखें कि विफाकी हुकूमत में मोहतरमा फहमीदा मिर्जा जो है GDA की, जो आपको याद है कि जरदारी साहब के यारे गार साहब यारे गार रुस्कार मिर्जा साहब की अहलिया मोहतरमा है, और पिछली गवर्नमेंट में वो यानी गिलानी साहब की हुकूमत में जब जरदारी साहब सदर थे तो वो स्पीकर थी कौमी असम्बली की। बाकी तो छोड़े करप्शन की या नहीं की वो तो साबित करने वाली बात है ना, बाद में साबित होगी, लेकिन ये तो हकीकत है कि उन्होंने तकरीबन 83-84 करोड़ रुपए के कर्जे माफ करवाए। ये हकीकत है, ये तो बैंक का रिकॉर्ड है, इसमें इसके लिए तो किसी तहकीकात की जरूरत नहीं है। आज वो जनाब इमरान खान साहब की काबीना में शामिल है। इसी तरह आप ये देखिए कि जुबैदा इजलास साहबा जो है, जो अपना बलोचिस्तान से हैं, और मुशर्रफ साहब के दौर में शबाना पाकिस्तान एक मनसूबा था जिसमें बलोचिस्तान के बच्चों को बतौर खास, वहां तो मारों में पसमानगी है, बच्चों के की ग़िज़ा, स्कूल के बच्चों को दूध और बाकी ग़िज़ा जो है उसके लिए जो फंड करोड़ों अरबों रुपए के मुख्तस किए गए थे, उसके फ्रॉड में वो मुलव्वस है, वो आज इमरान खान साहब के साथ है। आपने देखा होगा कि कल ही ये खबर छपी के लिहाज जितोई साहब जो सिंध के वज़ीर आला रहे माजी में और आजकल माशाल्लाह पीटीआई में शामिल है, वो किसी भी यानी किसी भी पीपल्स पार्टी के बंदे से ज्यादा बदनाम थे सिंध के अंदर अपनी हुकूमत के हवाले से, करप्शन के हवाले से। उनका नाम जो है वो ईसीआर से निकाल दिया गया है, वो नैब को मतलूब है और नैब को इसकी इजाजत नहीं मिली। वो एक लंबी बात हो जाएगी इस हवाले से तजादात की, उसमें तो कोई शक नहीं है जी कि एहतसाब होना चाहिए, लेकिन एहतसाब जिस तरह हो रहा है उसका नुकसान ये हुआ असल में कि आम आदमी जो है उस तक ये मैसेज गया कि एहतसाब नहीं हो रहा, बल्कि एक
खास सियासी जमात और उसकी खास फैमिली जो है उसको अदब बनाया जा रहा है। यही वजह है कि एहतसाब पे इंतकाम का ठप्पा लग रहा है और एहतसाब का ये अमल अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख और एतबार खो चुका है। चलें, एहतसाब का अमल खो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ रऊफ ताहिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन किराम, आगे बढ़ लेते हैं। एक अफसोसनाक खबर भी है और स्टोरी भी है। 1 साल का अरसा गुजर चुका है। नकीबुल्लाह महसूद जो 27 साल जिनकी उम्र थी, खूबसूरत नौजवान थे, जिनको पिछले साल जनवरी के महीने में उठाया गया, पुलिस ने उठाया और फिर उन्हें 13 जनवरी को नकीबुल्लाह महसूद को और दीगर 3 लोगों को जो है एक पुलिस मुकाबले में, जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। और जाली पुलिस मुकाबले का जब उसकी तहकीकात हुई, अदालत में मामला चला, तो इसमें राव अनवार और उनकी जो टीम थी वो इसमें शामिल रही और वही असल जो जाली पुलिस मुकाबले की मास्टरमाइंड रही। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज 1 साल का अरसा गुजर चुका है। नकीबुल्लाह महसूद के लवाहिकीन जो हैं वो इंसाफ के तलबगार हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, जलसे करते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ से जो राव अनवार हैं वो आज भी आज़ाद है, आज़ादाना घूम रहा है और उसके साथ दीगर जो पीछे लोग थे वो भी आज़ादी से घूम रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये इंसाफ का जो कत्लेआम है ये आखिर क्यों नहीं रुकता है? नकीबुल्लाह महसूद के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने वालिद की इस वाशियाना कत्ल पर इंसाफ के तलबगार हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। सवाल ये है कि ये सिर्फ एक नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल नहीं था, बल्कि जो रिपोर्ट सामने आई, तहकीकात सामने आई कि 400 लोगों को जाली पुलिस मुकाबले में सिर्फ राव अनवार ने मारा था। और इससे पहले कितने लोग थे जिनका कत्लेआम हुआ, जिनको जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। आज भी कितने लोग हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई उन पर केस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन वो जेलों में हैं और इस वक्त जेलों में अज़ियतनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिनके बारे में लापता हैं, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं है, उन्हें मार दिया गया है या जिंदा है या कहाँ है। तो ये सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में, उस पाकिस्तान में जिसके बारे में खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहती है कि वहाँ इंसाफ सबको मिलेगा, मुसावी होगा। कायद आज़म रहमहुल्लाह, अल्लामा इकबाल और दीगर जो बुजुर्ग थे जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया, उन सब का ख्वाब था कि पाकिस्तान में तमाम शहरियों को मसावी हुकूक मिले, कोई तासुब नहीं होना चाहिए, कोई लिसानियत नहीं होनी चाहिए, किसी ख़ास कबीले को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ गरीब लोगों पर जुल्म होता है, गरीब लोगों को कत्ल किया जाता है, गरीब लोगों के लिए जेलें हैं, गरीब लोगों के लिए अदालतें हैं, गरीब लोगों के लिए थाने हैं, गरीब लोगों के लिए सारा कुछ है। लेकिन जो उमरा हैं, जो कातिल हैं, जिनके पीछे कुछ मुदाखलत, जिनके पीछे कुछ बड़ा कोई हाथ है, जिनके पास सियासी असर रसूख है या जिनके पास कोई ओहदा है, उनके अगर वो जुर्म भी कर लें, अगर उन्होंने कोई जुल्म ढा भी लें, तो उनके जुल्म का एहतसाब करने वाला कोई नहीं है, उनके जुर्म के बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। ये सूरत हाल है इस पाकिस्तान की, जिसके अंदर जो ज़्यादातर लोग हैं वो चाहते हैं कि अमन होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, अदालतें आज़ादाना तौर पर काम करें और फौरी तौर पर काम करें। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान किस तरह से आगे जाएगा और जो बाकी जो मासूम लोग हैं वो क्या तवक्को रखते हैं, ये अफसोसनाक बात है। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। जहां वो माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए इक़दाम कर रही है, वहीं पर हुकूमत को ये भी चाहिए कि जो अदालती सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, उसको बेहतर करने के लिए भी वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करे और जो तमाम लोग हैं उनको मसावी जो है वो अदालतों में जो मसावी जो हुकूक हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। अदालतों को अच्छी तरह से रिवाइज़ करना चाहिए, अदालती सिस्टम को। जो जज लगते हैं, जो वकला होते हैं, उनकी भी एक शफाफियत होनी चाहिए, उनका भी ऑडिट होना चाहिए कि उनके पास कहाँ से कितने कितने पैसे आते हैं। और जो वकील जो है करप्शन लेता है या इसी तरह रिश्वत लेता है, करप्शन करता है, रिश्वत लेता है, या जो सही मुकदमा नहीं लड़ता, तो उनका एहतसाब होना चाहिए। और साथ साथ जो अदलिया के जज हैं, जाहिर सी बात है मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं, एहतसाब तो सबका ही होना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ अपनी जगह पर होंगे, लेकिन अगर किसी को वो इंसाफ नहीं दे रहे हैं, मामले को खामखा तूल दिया जा रहा है, मामले को लटकाया जा रहा है, तो उनकी भी बाज़ पुरस होनी चाहिए और उनसे भी पूछना चाहिए कि ये सारी सूरत हाल क्यों ऐसी चल रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। और इसमें जो अदालती निज़ाम है, जब तक ये सही नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर जो जराइम है, जो जराइम का मामला है, वो यूं ही चलता रहेगा। इसलिए पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान के लोगों को इस हवाले से गौर व फिक्र करना चाहिए और इस हवाले से जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी यही तवक्को रखती है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अदालती सिस्टम को अच्छा करेगी। किसी भी मुल्क के लिए मुल्क का जो निज़ाम होता है, अदलिया का निज़ाम होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है
कि उसे ठीक कर लिया जाए। मजीद बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं जनाब आरिफ खटक साहब। आरिफ खटक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। ये फरमाइएगा कि नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल को 1 साल का अरसा गुजर गया, लवाहिकीन अभी भी इंसाफ के तलबगार हैं, लेकिन राव अनवार और उसके साथ जो लोग शामिल थे वो आज़ाद हैं, उनका कोई मुहासबा नहीं हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम मदनी साहब, नकीबुल्लाह मसूद का केस पहले दिन से ही काफी मशकूक चल रहा है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में। तो पहले दिन से ही राव अनवर का रवैया और उसकी सारी चीजें देखकर एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे रियासत इस केस को जानबूझकर लटका रही है, और एक छोटे से एसएसपी के लिए जो आप एक बहुत बड़े तबके को आप लोगों ने नाराज करके रख दिया है। तो ये चीजें मैं समझता हूँ कि नकीबुल्लाह केस के हवाले से तो इस वक्त रियासत मुझे कोई संजीदा नजर नहीं आ रही जी। तो नहीं, आप और क्या, दूसरी तरफ जो पूरा प्रोसेस चल रहा है 1 साल का अरसा नजर तो नहीं आ रही, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें एहतजाज तो हो रहा है, सब कुछ जलसे भी होते हैं, लवाहिकीन मुख्तलिफ जगह पर एहतजाज भी कर रहे हैं, तो इसमें अब करना क्या चाहिए? आप क्या समझते हैं? जिस तरह से आप लोगों ने आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया पर ये मामला आया, फिर वो बेनकाब हुआ जाली पुलिस मुकाबला। मदनी साहब, नकीबुल्लाह मसूद के हवाले से काफी मेरी मंजूर पश्तीन से भी मेरी बात हुई है, दूसरे कॉम्परस जमातों के जो रहनुमा हैं उनसे भी मेरी जाती बात हुई है, लेकिन नकीबुल्लाह मसूद के वालिद साहब का किरदार जो है वो इस हवाले से काफी कंफ्यूजन वाला किरदार है नकीबुल्लाह मसूद के वालिद का, क्योंकि मंजूर पश्तून की उसने सख्ती से मना किया है कि वो इस पर कोई बात नहीं कर सकते, और जो दूसरे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो उनके करीब रहे हैं उनको भी मना कर दिया गया है। और इस वक्त जो ये केस है ये नकीबुल्लाह मसूद के वालिद साहब और कराची में जो तहरीक इंसाफ की जो सरबराह हैं सैफुर रहमान साहब बराह रास्त इन चीज़ों को खुद लोग आफ्टर कर रहे हैं। तो अगर नकीबुल्लाह मसूद के वालिद को अगर हम देख ले तो वो थोड़ा सा मुतमईन नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन देखें या पश्तून को परस्तों को देखें या जो सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, तो वो इस केस को उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं जिस तरीके से ये केस जो था वो पहले दिन से क्लियर था। तो मैं समझता हूँ कि नकीबुल्लाह मसूद के लिए रियासत हुकूमत पाकिस्तान का जो रवैया था वो पहले दिन से ही इंतहाई गैर संजीदा सा है, क्योंकि राव अनवर की जमानत भी हो गई, उस पर भी नकीबुल्लाह मसूद के वालिद साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस साहब हैं जो कि पॉलिटिकल लेवल पे तो वो बड़े बोल्ड फैसले कर रहे हैं, लेकिन नकीबुल्लाह मसूद का जब वाकया होता है, जब केस आता है तो उस पर उसकी खामोशी जो है वो काफी मानीखेज होती है। तो इसका मतलब है कि कल डील हो रही है या डील हो गई है? जो इतलात हैं हमारे पास इस वक्त नकीबुल्लाह मसूद के वालिद साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि शायद उनकी काफी हाई लेवल भी डील हो गई है, लेकिन अल्लाह ना करे क्योंकि ये सिर्फ अफवाहें हैं जो हम तक पहुंच रही हैं। लेकिन नकीबुल्लाह मसूद के केस में मुझे ये चीज के इंसाफ की मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि नकीबुल्लाह मसूद की जो मुजरिम है राव अनवर को सजा मिलेगी और इस केस में जो है वो इंसाफ का बोलबाला होगा। आप मुझे ये केस सारी सूरत हाल को समझते हैं, राव अनवर के पीछे कौन लोग हैं जो उसे बचा रहे हैं, उसको रियासत उसको सजा नहीं दे पा रही है, तो ये इससे तो फिर सिलसिला जो है ये चलता ही रहेगा। देखिए, राव अनवर के पीछे जो लोग हैं वो तो बहुत ज्यादा वाज़ेह हैं, ठीक है ना, कि किन लोगों के कहने पे ये मर्डर्स करता रहा है और इसके पीछे कौन से जो लैंड ग्रेबिंग या जो बिल्डर टाइकॉन्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, और कोई जो पॉलिटिकल पार्टी है सिंध की तो उनके सरबराहान पे काफी नाम है, और इसके अलावा इनकी मलीर कैंप के अंदर पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों के साथ काफी अच्छी रिलेशन है। मैं जहां तक समझता हूँ क्योंकि पाकिस्तान की एजेंसीज के लिए इस वक्त जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं ये उनके लिए एक पैगाम है, क्योंकि अगर राव अनवर को सजा हो गई तो हो सकता है जो हजारों राव अनवर इस वक्त उन एजेंसीज के लिए किलर काम कर रहे हैं तो वो थोड़े से अपसेट हो सकते हैं। लिहाजा ये उनके लिए एक मैसेज है कि हम राव अनवर को बचाने के लिए किसी हद तक भी जा रहे हैं। तो इसमें पॉलिटिकल और फोर्सेस के हवाले से दोनों का किरदार बहुत ज्यादा आरिफ साहब आखिर में ये भी बता दें कि जो नकीबुल्लाह की कत्ल की वजह थी वो क्या थी? क्या अब तक मुतज़ाद खबरें आती रही हैं कि किसी के साथ कोई मामला था या ऐसे ही शुबे के तौर पर उन्हें मार दिया गया? तो आपको कोई वजह समझ में आई है कि किस वजह से उन्हें कत्ल किया गया था? देखिए, नकीबुल्लाह मसूद कोई हाई प्रोफाइल बंदा नहीं था और न कोई पॉलिटिकल कोई इस तरह की कोई सेलिब्रिटी थी कि उसको बाकायदा टारगेट करके मार दिया गया। वो बेसिकली गलतफहमी में उसको मारा गया था।
लेकिन नकीबुल मसूद की जो मर्डर की पीछे कहानी थी, वो कुछ वो पैसे थे जो दुकान के लिए उनकी फैमिली ने उसके हैंड ओवर किए थे। तो सोराब गोट में जो शेख शूटर का जो मखबिर था, उनको जब पता चला कि नकीबुल मसूद के पास कुछ पैसे हैं, तो उनको CCTV से उठवा लिया गया और कुछ पैसे ले लिए गए, क्योंकि 10 दिन तक 12 दिन तक वो बेचारे उसकी घर वाले उसको ढूंढ रहे थे। सारा पैसों का मामला था। लेकिन जब वो पैसे उनके कुछ हाथ आ गए तो इन्होंने ये किया, क्योंकि कराची में आपको पता है कि CCTV जो है पुलिस की एजेंसी किडनैपिंग के अंदर काफी इन्वॉल्व है, मेरे दोस्तों को भी वो डाल चुकी है। तो इन लोगों ने क्या किया कि केस को बंद करने के लिए इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, नकीबुल मसूद को हम पुलिस मुकाबले में पार करा देते हैं। तो राव अनवर को ये पता नहीं था कि नकीबुल मसूद जो है वो सोशल मीडिया की सेलिब्रिटी है और उनके मर्डर के बाद इतना बड़ा उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज राव अनवर कभी भी इस तरह की गलत हरकत नहीं करता, क्योंकि नकीबुल मसूद की पहले भी मेरी राव अनवर से जो बात हुई थी, उसने मुझे जो हवाला दिया था, नकीबुल मसूद कोई TTP का कोई बंदा था और हब चौकी में उस पर कुछ FIR दर्ज थे। तो लेकिन वो सिर्फ नाम की ममासिलत की वजह से शायद राव अनवर भी इस गलतफहमी के शिकार हो गया था कि नकीबुल मसूद जो है मिलिटेंट हैं। चलें आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन किराम, ये थी सूरत हाल नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल के हवाले से। पाकिस्तान में क्या हो रहा है और किस तरह से जो आम शहरी हैं उनको मारा जाता है। अब जो जैसे कि आरिफ खटक ने कहा कि शायद ऐसा लगता है कि पस पर्दा शायद कुछ मामला तय पा गए हैं। यही वजह है कि जो नकीबुल्लाह महसूद के वालिद हैं वो इस केस को उस तरह से नहीं चला पा रहे, या उस तरह से उनकी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही जिस तरह से आनी चाहिए थी। बहरहाल इसमें ये एक फ़र्द का मामला नहीं है, ये अब रियासत का मामला बन चुका है। रियासत के ही एक मुलाजिम ने, रियासत के ही एक बंदे ने, रियासत के ही एक आम शहरी को कत्ल किया था। इसलिए अब रियासत को ये एक्शन लेना पड़ेगा, रियासत को, कि क्यों इस तरह के जाली पुलिस मुकाबले होते हैं, क्यों आम लोगों को मार दिया जाता है, क्यों ऐसी जुर्रत होती है आम रियासत के मुलाजिमीन को कि वो बग़ैर किसी मुकदमे के, बग़ैर किसी केस के, बग़ैर किसी अदालती कार्रवाई के आम शहरियों को उठाएं और फिर उन्हें मार दें। तो ये सिलसिला नहीं रुकेगा। ये सिलसिला उसी वक्त रुक सकता है जब रियासत खुद किसी भी मामले में, किसी भी केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी, तब जाकर जो है सिलसिला रुकेगा। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में कितने केसेस चल रहे हैं जिनमें ये सारी की सारी सूरत हाल होती रही हैं, लेकिन आज तक हमने देखा है कि किसी को भी इस हवाले से सज़ा नहीं हुई। कोई ऐसी इबरतनाक सज़ा जब नहीं मिलेगी तो फिर ये मामला चलते रहेंगे। आज अगर नकीबुल्लाह महसूद को 1 साल हो गया है, तो कल को कोई और नकीबुल्लाह होगा, कल को कोई और शख्स होगा, कोई और ऐसा आदमी होगा जिसको इसी तरह पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। फिर उसके जो मारने वाले लोग होंगे वो भी राव अनवर जैसे ही लोग होंगे, लेकिन फिर उन्हें भी अदालत छोड़ देगी। उन पर भी जो अखराजात होते हैं, ज़ाहिर सी बात है इसमें पूरा पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तान की जो अवाम है, वो इसमें एक तज़ब्ज़ुब का शिकार रहती है। इस हवाले से ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की जो अवाम है वो मुतालबा करती है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस हवाले से तमाम की तमाम जो सूरत हाल है उसे बेहतर करने के लिए कोशिश करे और इक़दाम करे। आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं सऊदी अरब की पाकिस्तान में रिकॉर्ड सरमायाकारी सामने आई है। गवादर में ऑयल रिफाइनरी का मनसूबा भी सामने है। इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान में तारीखी सरमायाकारी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 मरतबा सऊदी अरब का दौरा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात तारीखी तौर पर मुस्तहकम हो रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान में $10 अरब की रिकॉर्ड सरमायाकारी करने जा रहा है। गवादर में सऊदी अरब ऑयल रिफाइनरी का तारीखी प्रोजेक्ट लाने के लिए तैयार है। सऊदी हुक्काम 2 मरतबा गवादर में मुताल्लिका ऑयल रिफाइनरी की जगह का मुआयना कर चुके हैं। 12 जनवरी को सऊदी वजीर तवानाई वफ्द के हमरा गवादर पहुँचे, जहाँ उन्होंने जगह का मुआयना किया। वजीर पेट्रोलियम चौधरी सरवर समेत दीगर हुक्काम ने सऊदी वफ्द को मालूमात फराहम की। आइंदा माह सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान गवादर में सऊदी अरब की तारीखी ऑयल रिफाइनरी लगाने की मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करेंगे। दूसरी जानिब चीन ने भी CPEC और गवादर में शमूलियत पर खुशी का इजहार किया है।
दोनों मुल्कों की सलामती के लिए ये मंसूबा निहायत अहमियत का हामिल है। सऊदी हुकाम का कहना है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी का बड़ा मकसद पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना और दोनों मुल्कों के अवाम को सहूलियात देना है। वाज़ेह रहे कि गवादर में लगाई जाने वाली पाक सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर 10 अरब डॉलर की लागत आएगी, जिससे योमिया 2.5 लाख बैरल तेल की सफाई की जाएगी। इस मंसूबे से न सिर्फ हजारों पाकिस्तानियों को रोजगार मिलेगा, बल्कि बलोचिस्तान में भी तामीर और तरक्की के लिए नए दौर का आगाज होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर एक बड़े ही सरमायाकारी का जो मंसूबा है, रिकॉर्ड सरमायाकारी, तारीखी सरमायाकारी, जिस हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि गवादर के अंदर एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी का मंसूबा है, प्रोजेक्ट है, ये लगाया जा रहा है। आपको मालूम है कि दुनिया भर में सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा, सऊदी अरब के पास जो है दुनिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी भी है जिसे आरामको कहा जाता है, और साथ साथ सऊदी अरब दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क भी है। अब पाकिस्तान के गवादर के अंदर 2.5 लाख योमिया बैरल तेल साफ होगा, तेल रिफाइन होगा। उस हवाले से एक प्रोजेक्ट या एक कंपनी या एक बड़ा मंसूबा लगाया जा रहा है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इससे पाकिस्तान भी आगे जाएगा, गवादर भी मजबूत होगा, बलूचिस्तान भी मजबूत होगा, बलूचिस्तान के हालात भी बदलेंगे, पाकिस्तान के हालात भी बदलेंगे, और साथ साथ जो है पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, उनको रोजगार भी मिलेगा। जाहिर सी बात है, एक बड़ी सरमायाकारी है, 10 अरब डॉलर कोई मामूली रकम नहीं है। इतनी बड़ी रकम से जब ये एक मंसूबा लगाया जा रहा है, तो इससे सी पैक भी मजबूत होगा और साथ में पाकिस्तानी आवाम को रोजगार भी मिलेगा। दोनों मुल्कों की आवाम जो है वो एक दूसरे के करीब भी आएंगी। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि आलम इस्लाम के तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएं और एक दूसरे के साथ मिलकर बाहमी मामलात को आगे चलाएं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मलेशिया से। मलेशिया के अंदर मलेशिया के जो वज़ीर आज़म हैं डॉक्टर महातीर मोहम्मद, वो बहुत मशहूर हैं और उनकी जानिब से एक खबर सामने आई है कि मलेशिया में चूँकि मुकाबले हो रहे थे, खेलों के मुकाबले, उसमें खेलों के मुकाबले के हवाले से वहाँ इसराइली जो स्पोर्ट्समैन हैं, इसराइली जो खिलाड़ी हैं, उनको भी मलेशिया का दौरा करना था, मलेशिया आने था, खेलों में शिरकत करनी थी। लेकिन मलेशिया के वज़ीर आज़म और मलेशिया की हुकूमत ने इसराइली खिलाड़ियों को मलेशिया आने से रोक दिया है। ये मंसूबा, ये खबर सामने आई है और कहा यह जा रहा है कि चूंकि इसराइल फ़लस्तीनियों पर मजालिम ढाता है, इसलिए मलेशिया अपनी सरजमीन पर किसी भी इसराइली को कबूल नहीं कर सकता। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि हमेशा से मलेशिया के वज़ीर आज़म हों या फिर मलेशिया के आवाम हो, वो फ़लस्तीनियों के साथ रही है। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जब पिछले साल जब इजलास हुआ था, तो उसमें भी डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने मसला फ़लस्तीन के हवाले से बातचीत की थी। मज़ीद जान लेते हैं। मलेशिया से इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जनाब अवैस ताज साहब। अवैस ताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि इसराइली खिलाड़ियों को मलेशिया आने से रोक दिया गया है, तो ये पूरा का पूरा मामला क्या है और मलेशियन अवाम फ़लस्तीनियों के बारे में क्या जज्बात रखती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच गुलाम नबी साहब। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा नाज़रीन को बताता चलूँ कि 29 जुलाई से 4 अगस्त तक जो है ये पैरालंपिक जो स्विमिंग चैंपियनशिप है, ये मलेशिया उसको होस्ट कर रहा है और इसमें इंटरनेशनल सतह की टीमें जो है वो शिरकत कर रही थी। तो उसमें इसराइल के जो एथलीट्स हैं, स्विमिंग एथलीट्स हैं, उनकी भी शिरकत यकीनी तौर पे उन्होंने कोशिश की, मुख्तलिफ NGO से बात की, क्योंकि मलेशिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इसराइल के हवाले से, तो वो बड़ी वाज़ह है। उनके पासपोर्ट्स पे बड़े वाज़ह तरीके से लिखा जा चुका है कि इसराइल के अलावा जो है मलेशिया तमाम ममालिक को जो है वो वीज़ा देता है, वो यानी कि हर कंट्री जो है वीज़ा ले सकती है बआसानी से। मगर जब NGOs की जानब से ये पैशे जनरेट करने की कोशिश की गई फॉरेन मिनिस्ट्री पे, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पे, क्योंकि इसराइल का सबसे बड़ा तादी अमेरिका और भारत है, और बेशक हम ये चीज़ गलत नहीं होगी कि अगर हम इस चीज़ को कोट करें कि भारत के कुछ लोग यहाँ पे मलेशिया की कैबिनेट में मौजूद हैं। तो कुछ NGOs, बैरूनी NGOs यानी कि इंटरनेशनल सतह की NGOs और कुछ डोमेस्टिक यहाँ पे जो कुछ NGOs हैं स्पोर्ट्स की, उनमें एक लॉबी सिस्टम है। उनकी जानब से मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स और जो फॉरेन मिनिस्ट्री उस पर जो है ये तासर देने की कोशिश की है कि इसराइल के खिलाड़ियों को इजाज़त दी जाए मलेशिया आने की।
उस पे जो प्रेशर जनरेट किया गया, उस पे वजीर आजम डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने जो है वो आज खुद नोटिस लिया और वो बड़े वाज़ह तरीके से दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए वजीर आजम ने कहा है कि मलेशिया का कानून इसराइल को किसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता कि इसराइल का कोई बाशिंदा जो है वो मलेशिया में जो है वो आए, और हमारा जो कानून है वो हमारे मुल्क का बनाया हुआ कानून है और हमारे मुल्क के इंटरेस्ट का हमारे मुल्क के इंटरेस्ट को देखते हुए हम लोगों ने ये कानून बनाया, और इसराइल के साथ हमारा ना पहले कोई सफारती रिश्ता था, तल्लुक था, और ना ही हम इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। दूसरी जानब जब डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने ये स्टेटमेंट दी और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया, तो जो मलेशिया के लोग हैं, क्योंकि मलेशिया की जो मुस्लिम कम्युनिटी की यहाँ पे जो है इस स्टेटमेंट के बाद एक खुशी की लहर दौड़ गई कि फ़लस्तीन, मकबूजा फ़लस्तीन के साथ जो है ये डॉक्टर महातिर मोहम्मद जो कि उम्मा मुस्लिमा के एक वाइड लीडर हैं, जिन्होंने जो है इजराइल और उनके एतादियों की आंखों में आंखें डाल के बात की है और बिल्कुल वाज़ह तरीके से कहा है कि हम अपने मुल्क में इजराइलियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर किसी ने हमारे मुल्क के कानून को तोड़ने की कोशिश की है तो वो सलाहों के पीछे होंगे। तो इस हवाले से बड़े वाज़ह पॉलिसी है वज़ीर आज़म डॉक्टर महातिर मोहम्मद की। मलेशियन अवाम भी फ़लस्तीन के हवाले से हमेशा पेश रहती है, उनकी मदद भी करती है, उनके हवाले से एहतजाज जिस तरह से होते हैं वो भी करती रहती है पाकिस्तान की तरह। देखें गुलाम नबी साहब के डॉक्टर महातिर मोहम्मद भी मलेशियन अवाम की तरह हैं, वो इस वक्त सरबराह हैं, इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। दूसरी जानब आपको पता होगा कि आपके इल्म में होगा कि यूएनओ की असेंबली में जो लास्ट 2018 में जो वहाँ पे जो स्पीच की थी, उन्होंने बड़े वाज़ह तरीके से मकबूजा फ़लस्तीन में जिस तरह से फ़लस्तीन में जो है जुल्म और बर्बरियत इसराइल की फोर्सेस की जानब से किया जाता रहा है, उसको बेनकाब किया था। एक और मैं चीज यहाँ पे कोट करता चलूंगा कि बैंकॉक में जब सितंबर में वहां पे कॉन्फ्रेंस से जो एक खिताब किया था और इजराइल के हक में जो है वो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो है कि हम इजराइल के इस फैसले को मुस्बत करार देते हैं कि मकबूजा फ़लस्तीन में जो है वो अपना दरखलाफा जो है बनाए। तो उसमें डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने जो है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट पे बड़ी क्रिटिसाइज की थी। उन्होंने कहा था कि जो है ऑस्ट्रेलिया को कोई राय नहीं है कि वो मकबूजा फ़लस्तीन के हवाले से आके इस तरह स्टेटमेंट दे और अपनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। तो जबकि आपका जो दूसरा सवाल है कि मलेशियन लोग, देखें मलेशियन जो लोग हैं वो इस वक्त बहुत खुश हैं क्योंकि वो इससे पहले भी चाहते हैं कि मलेशिया के अंदर जो है इस्लामिक कानून जो है वो लागू हो और इस्लामिक जो शरी लॉ है उस पे जो है अपनी जिंदगी को हम लेके आए। और मैं समझता हूँ कि पूरी यहाँ पे इस्लामिक कम्युनिटी की ये कोशिश है कि जो है इस्लामिक जो माहौल है यहाँ पे जनरेट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि चाइनीज भी हैं, इंडियंस भी हैं, तो यहाँ पे एक मिक्सचर सा है, लेकिन फिर भी इन लोगों की कोशिश है कि इस्लामिक कल्चर को जो है प्रमोट किया जाए। इससे पहले भी एहतजाज होते रहे हैं, ये पिछले कुछ 2 माह पहले भी यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड किए गए जो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज पे जो है वो इस्लामिक पार्टीज को जो है तहफ़्फ़ुज़ात थे। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन किराम आगे बढ़ लेते हैं, बात करेंगे हज 2019 महंगा तरीन हज बनने जा रहा है और एक जो गरीब आदमी है, ये एक पाकिस्तान का वो शहरी जो चाहता है कि वो हज करे। अब जो खबरें सामने आ रही हैं उस हवाले से कहा जा रहा है कि वो अब आम मुसलमान या आम आदमी जो है वो हज नहीं कर सकेगा, उसके लिए हज एक ख्वाब ही रह जाएगा, चूँकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और रियाल भी उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया, फिर जिसकी वजह से अखराजात भी हज पर ज़्यादा आ रहे हैं और अब हज जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक महंगा तरीन हज बनने जा रहा है। हुकूमत की तरफ से एक पूरा प्रपोजल तैयार किया गया है जिसे वफाकी काबीना में पेश कर उसकी मंजूरी ली जाएगी कि हज 2019 का कितने में रखा जाए और कितने पैसे जो हैं वो पर हाजी वसूल किए जाएँ। लेकिन इसमें साथ साथ जो अच्छी खबर है वो ये भी है कि 40,000 फ़ी हाजी जो है वो सब्सिडी देने की भी बातें की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ से हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है कि वो हज पर जाए और जो इस्लाम का एक बुनियादी और एक बड़ा रुकन है हज इस्लाम जिसे कहा जाता है, जो पहली मरतबा हज करता है तो उसके लिए हज इस्लाम ही होगा, तो उसकी अदायगी करे।
तो ये एक अच्छी जो हर बंदे की ख्वाहिश होती है, लेकिन उसे उस ख्वाहिश को कैसे पूरा किया जाए। अब हज तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। मज़ीद बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जनाब उमर फ़ारूक साहब, जो तज़कियाकार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर फ़ारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि हज 2019 के बारे में ख़बरें आ रही हैं कि वो बहुत महंगा हो गया है, अब आम आदमी के लिए हज करना महज एक ख्वाब बनकर रह गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? शुक्रिया गुलाम नबी भाई। पीटीआई हुकूमत के लिए हज भी एक हज के इंतजामात और अखराजात ये भी एक कड़ा इम्तिहान बन गया है, क्योंकि पीटीआई हुकूमत इस वक्त इस मसले में फंसी हुई है कि हज अखराजात को गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में उसके बराबर किया जाए या उनसे कम कैसे किया जाए। क्योंकि 1 माह हो गया है वजारत मजहबी उमूर पाकिस्तान ने सऊदी वजारत हज से हज माहिदा किया था और ताहाल हज पॉलिसी मंजरेआम पर नहीं आ सकी है। इसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि जो उनके हज इंतजामात और अखराजात जो आ रहे हैं वो 1 से सवा लाख रुपए गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में महंगा हज आ रहा है। हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह इसका हल निकाला जाए, मगर ताहाल वो इसमें कामयाब नहीं हो सके हैं। वजारत मजहबी उमूर के हुकाम का ये कहना है कि हम सोच रहे हैं कि हाजियों को सब्सिडी दी जाए, और इस पे मसला ये बढ़ रहा है कि एक शरई मसला दरपेश आ गया है कि आया हाजी को सब्सिडी दी जा सकती है, क्योंकि हज तो साहिब इस्तिताअत पर फर्ज है। तो इसलिए ताहाल पॉलिसी मंजरेआम पर नहीं आई है। और गुज़िश्ता सालों में जो हज होता था वो 2,80,000 2,70,000 तक फी हाजी हज होता था। इस मरतबा जो हज है वो 4,20,000 से भी ऊपर में जा रहा है, और प्राइवेट जो हज होता था वो 4.5 लाख में होता था। तो यूं समझ लें कि इस दफा जो सरकारी हज है वो प्राइवेट हज के मुकाबले के तक उसके अखराजात जाएंगे। जी, तो इसमें उमर फारूक साहब फिर ये भी तो होगा ना कि जब इतना महंगा हज हो गया है तो इससे फिर लोग भी कम तादाद में हज करने आएंगे, या फिर इसमें वही जो ऊंचे तबके के लोग हैं सिर्फ वही हज कर पाएंगे, जो आम लोग होते हैं जो सारी जिंदगी इंतजार करते थे वो हज नहीं कर पाएंगे? हाँ, ये एक मसला ये भी है, क्योंकि पाकिस्तान का कोटा जो हज का है वो बड़ा तो नहीं है, वही 1,84,000 और कुछ हाजियों का है। और अगर ये हज 4.25 लाख 4.5 लाख तक चला गया तो तवक्को ये की जा रही है और ये कि बहुत कम तादाद में हज दरखास्तें आएंगी। तो हुकूमत अभी तक ताहाल इस मखमसे में है कि इसका हल क्या निकाला जाए। अच्छा उमर फारूक साहब, इसका कोई जी, ये दरखास्तें कब से वसूल हो रही हैं हज की? पिछले सालों में तो गालिबन इससे पहले ही दरखास्तें वसूल हो जाती थी, अभी तो बहुत कम वक्त रह गया है गालिबन। हाँ, मैंने उसको बताया कि हज माहिदा इनको किए हुए 1 माह से ज्यादा का अरसा हो गया है, और इस वक्त तक हज पॉलिसी का ऐलान हो जाना चाहिए था। जो हज पॉलिसी का जो ही ऐलान होगा उसके बाद दरखास्तें वसूल होना शुरू हो जाएंगी। तवक्को की जा रही है कि इस हफ्ते जो कल से शुरू हो रहा है कि शायद इस हफ्ते में कोई हज पॉलिसी का ऐलान हो जाए और 20 जनवरी के बाद हज दरखास्तें वसूल होना शुरू हो जाएं, और 10-15 दिन का वो टाइम दिया जाएगा कि वो लोग हज दरखास्तें जमा करा सकें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन किराम, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ईरान की। ईरान में सोशल मीडिया आवाम के लिए तो हराम करार दिया जा रहा है और हुक्मरानों के लिए हलाल हो चुका है। ये खबरें सामने आ रही हैं। ईरान की जो सियासतदान हैं, पार्लिमानी लोग हैं, हुक्मरान हैं, वो 2 हिस्सों में बंट चुके हैं, और ये कहा जा रहा है कि बाज़ हुक्मरान जो सदर हसन रूहानी के करीब लोग हैं वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ से जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनाई, उनके जो मुकर्रबीन हैं, उनके जो करीब लोग हैं या सिपाही पासदारान इनकलाब है, वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर पाबंदी होनी चाहिए। और ये भी खबरें सामने आ रही हैं जिस तरह से फेसबुक, ट्विटर और इसी तरह इंस्टाग्राम वगैरह जो ये मारूफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनकी जगह कोई ईरानी अपना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि ईरान के अंदर फेसबुक की भी बंद है, फेसबुक पर भी पाबंदी है, और साथ यूट्यूब पर भी पाबंदी है, और ट्विटर पर भी पाबंदी है, इंस्टाग्राम भी बंद कर दिया गया है। तो ये सारी की सारी ऐप्स बंद की गई हैं, और ईरानी जो हुक्काम है जिन्होंने बंद किया है उनका ये कहना है कि चूंकि इनके ज़रिए से ये सारे का सारा जो मीडिया है ये बैरूनी है, गैर मुल्की है, उसके ज़रिए से प्रोपेगेंडा किया जाता है ईरान के बारे में, कुछ लोग गलत चीज़ों को ले लेते हैं, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि खुद ईरानी ओहदेदार जो हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनके अपने जो हैं वो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। आयतुल्लाह अली खामनाई का खुद ट्विटर पर अकाउंट है जिसके 3 लाख से ज़्यादा फॉलोवर बताए जा रहे हैं,
और साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी सियासतदानों के अकाउंट्स हैं जो जिन अकाउंट्स के ज़रिए वो खुद इंटरनेट को और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। तो ये तज़ाद सामने आ रहा है कि आवाम के लिए जो पैमाना है वो कुछ और है और हुक्मरानों के लिए पैमाना कुछ और है। तो ये एक दूसरी तरफ से जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि आज़ादी इजहार राय पर ये एक बड़ी पाबंदी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जमहूरी मुल्कों में ये तसव्वुर गलत होता है कि वहाँ पर आप आम शहरियों को जो आम प्लेटफॉर्म्स हैं, आम जो वसाइल हैं सोशल मीडिया के, इंटरनेट के, उस तक उन्हें रसाई ना दी जाए। तो ये खबर थी ईरान से। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कश्मीर के हवाले से। कश्मीर में भारतीय जारियत जारी है। मजीद 2 कश्मीरी आज भी शहीद कर दिए गए। जिला कुपवाड़ा का इलाका बताया जाता है जहां पर फायरिंग करके 2 कश्मीरियों को शहीद किया गया और साथ साथ इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि वजीर आजम, जो भारत के वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी, वो 15 जनवरी को कश्मीर का दौरा भी कर रहे हैं। और कश्मीर के अंदर आपको मालूम है, इंडिया के अंदर आपको मालूम है कि वहाँ इंतखाबात चल रहे हैं। तो इंतखाबात में कामयाबी के लिए भारतीय वज़ीर आज़म ने यह प्लान किया है कि वो कश्मीर जाएं ताकि फिर अवाम को कश्मीर के हवाले से वरगला कर उनसे वोट हासिल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ से कश्मीरी अवाम के कत्ल आम के ऊपर जो है वो इंतखाबात जीतने की तैयारियाँ भी जारी हैं। और इसमें जो पिछले चंद माह हैं, पिछले 2 महीनों से तकरीबन मुसलसल जो है कश्मीर के अंदर कत्ले आम जारी है। कश्मीरी अवाम को कत्ल किया जा रहा है। तकरीबन पिछले 2 से ढाई माह के अंदर 100 से ज़ायद जो कश्मीरी हैं वो शहीद कर दिए गए हैं और सैकड़ों की तादाद है जो इस वक्त भारत ने कैद करके जेलों में डाल दिया है। पैलेट गनों का इस्तेमाल होता है। कश्मीरी अवाम पर नामालूम क्या क्या मजालिम ढाए जाते हैं। फिर जो इंडियन हुक्मरान हैं वो अपनी सियासत को कश्मीर के खून से रंगीन करते हैं, कश्मीर के नाम पर अपनी सियासत को चमकाते हैं और अपनी आवाम को ये बावर कराते हैं कि कश्मीरी आवाम को हमने इंडिया से अलहदा नहीं होने देना और कश्मीरी आवाम पर जो है हम कब्जा रखेंगे, कश्मीरी आवाम को अपने मातहत रखेंगे। तो ये नाम देकर जो है वो वहाँ पर वोटिंग या इंतखाबात में हिस्सा ले जाता है। एक और ख़बर जो ये सामने आ रही है इंडिया से कि इंतखाबात में इत्तेहाद भी हो रहा है। बीजेपी जो नरेंद्र मोदी की अपनी हुकूमत थी, इसके खिलाफ जो है एक बड़ा जो अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है वो सामने आ रहा है और तवक्को ये है कि बीजेपी को जो है शिकस्त दे दी जाएगी। लेकिन बहरहाल जो भी हुक्मरान हो, जो भी सियासतदान हो, जो भी पार्टी हो इंडिया की, उसने कश्मीर में मजालिम ढाए हैं, मजालिम ढाते रहे हैं और आइंदा भी इनसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है कि कश्मीरी अवाम पर मजालिम ढाना बंद कर देंगे। इसलिए पाकिस्तान को एक्शन लेना होगा। पाकिस्तान को इस मामले को भरपूर तरीके से ना सिर्फ आलमी दुनिया के सामने रखना होगा बल्कि अमनी तौर पर भी पाकिस्तान को इक़दाम करने होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अमरीका की। अमरीका 17 साल तक अफगानिस्तान में जंग मुसल्लत किए हुए है और लाखों अफगानियों को अमरीका ने मार दिया है, कत्ल कर दिया है। यही सूरत हाल इराक की थी कि इराक में भी लाखों लोगों को अमरीका ने मारा और इसी तरह शाम में भी अमरीका ने मारा। दुनिया भर में फसादात मचाने वाला, दुनिया भर में इंसानियत के कत्ले आम का जिम्मेदार अमरीका आज किस कैफियत से दोचार है। आज अमरीका की आवाम सड़कों पर निकली हुई है, भीख मांग रही है, चूल्हे बुझ गए हैं, घर की बुनियादी अशिया जो है अमरीका में फ़रोख्त की जा रही हैं, पैसे नहीं हैं खाने के लिए, मुलाजमीन सड़कों पर हैं, बच्चों के खिलौने तक जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है उस अमरीका की जिसका जो गुरूर है वो ताहाल जारी है, वो अपने आप को सुपर पावर कहता है। लेकिन अमरीका की असल सूरत हाल क्या है ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, ये रिपोर्ट हम आपको अभी दिखाते हैं अमरीका के अंदर की सूरत हाल कैसी है और किस तरह से अमरीका जो है वहाँ पर किस कैफियत से दोचार है। ये आप इस रिपोर्ट में देखिए, उसके बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अमरीका में चूल्हे बुझ गए। अमरीका में तवील तरीन जुज़वी हुकूमती शटडाउन का रिकॉर्ड कायम हो गया। हुकूमती शटडाउन को 24 रोज हो गए जिसके नतीजे में 8 लाख मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। जबरी बरतरफ किए गए मुलाजमीन के घरों के चूल्हे भी बुझ गए। शटडाउन से मुतासरा लोगों ने अपने घर की अशिया तक फरोख्त करना शुरू कर दी हैं। मुतासर लोग बच्चों के खिलौने भी ऑनलाइन फरोख्त कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके पास खाने की अशिया, बच्चों की फीसें और बिल वगैरह की अदायगी के लिए पैसे नहीं, इसलिए वो घरेलू सामान, लैपटॉप, मोबाइल, अलमारियां और खिलौने वगैरह फरोख्त कर रहे हैं। ग्रैक नामी साइट पर $90 की साइकिल को सिर्फ $12 में फरोख्त किया जा रहा है। मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक टर्मिनल को इसलिए बंद कर दिया गया कि वहाँ के मुलाजमीन को तनख्वाहें न होने की वजह से जबरी रुख्सत पर भेज दिया गया है। वाशिंगटन समेत मुतादिद रियासतों से खैराती इदारे मुलाजमीन के लिए खाने की पैकेट और दीगर अशिया तकसीम कर रहे हैं, लेकिन वो
मुलाजमीन के लिए नाकाफी हैं। अमरीकी मुतासरा मुलाजमीन के अहल खाना बेरोजगारी फॉर्म भर कर अलाउंस के लिए दरखास्तें दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की 15 वजारतों में से 9 वजारतों में जुज़वी तौर पर काम मुअत्तल है। 3,80,000 मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया है, जिन्हें ताहाल वापस नहीं बुलाया गया, जबकि 4,20,000 से जायद वफाकी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए फंड्स नहीं हैं। म्यूजियम्स, पार्क, पेट्रोलियम पुलिस समेत कई इदारे बंद पड़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर शटडाउन यूं ही जारी रहा तो अमेरिका को 6 अरब डॉलर से जायद का नुकसान होगा। शटडाउन से मुतासरा लोगों को बैंकों की किस्तें अदा न करने की वजह से सूद पर लिए गए घर छिन जाने का भी खौफ है। मुतासरा लोग खाली स्लिपें शेयर करके आवाम से मदद की अपील कर रहे हैं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के सामने भी एहतजाज जारी है। ये हाल है अमेरिका का, जो दुनिया में सुपर पावर के घुमंड में मुब्तला है। अफगानिस्तान, इराक और शाम में लाखों लोगों का खून बहाने वाला अमेरिका आज अपनी ही आवाम को 2 वक्त की रोटी देने से मजबूर हो चुका है। ताकत और गुरूर के नशे में सरशार हर शख्स और हर मुल्क के लिए जिल्लत, पस्ती और बर्बादी की ये इबरतनाक मिसाल काफ़ी है। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर लेते हैं। ये आपने जो अभी रिपोर्ट मुलाहिजा की, अमेरिका की सूरत हाल है कि अमेरिका में चूल्हे बुझ गए हैं और वहाँ के जो मुलाजमीन हैं वो पिछले 24 दिन से सड़कों पर हैं और उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही है। जबरी तौर पर उन्हें मुलाजमतों से रुख्सत दी गई है, मुलाजमतों से निकाल दिया गया है, चूँकि उनको पैसे देने के लिए हुकूमत के पास कोई फ़ंड नहीं है। तो ये सूरत हाल है अमेरिका की, उस अमेरिका की जिसने लाखों बल्कि अरबों डॉलर जो हैं वो बैरूनी दुनिया में झोंके और उसके ज़रिए से इंसानियत का कत्ले आम किया। ये सूरत हाल अमेरिका की है। 2008 में जब अमेरिका की मईशत का दिवालिया निकला था, उस वक्त भी अमेरिकी आवाम जो है सड़कों पर निकल आई थी, पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं थे उनके पास, भीख मांग रही थी और आज भी यही सूरत हाल है। इसमें इबरत है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम मुल्कों के लिए जो आज ताकत और गुरूर के नशे में सरशार हैं। उनके लिए इसमें पैगाम है कि ताकत या इसी तरह आर्जी तौर पर कोई वसाइल ज़्यादा आ जाना ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं होती है। इससे जो है वो हमेशा के लिए इंसान को मगरूर बनकर दीगर जो कमज़ोर लोग हैं उन पर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने दायरे और हदूद में रहना चाहिए। इसके साथ साथ एक और ख़बर अमेरिका से शामिल कर लेते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो रशिया के साथ जो ताल्लुकात के हवाले से ख़बरें हैं वो तो शुरू दिन से ही जारी हैं। जब अमेरिकी सदर बरसरे इक़्तिदार आए तो उनके हवाले से ख़बरें मशहूर थी कि रूस ने अमेरिकी सदर ट्रंप को जितवाया है और रूस ने ही बड़ी जो सरमायाकारी की थी ट्रंप को जिताने के लिए, और कई ऐसे इक़दाम भी बाद में सामने आए जिससे ये अंदाज़ा हुआ कि जो ट्रंप हैं उनके रूस से बरह रास्त ताल्लुकात हैं। और बाद में ये तहकीकात भी सामने आई कि रूस की जो मीडिया है और रूस की जो खुफिया एजेंसीज़ हैं वो अमेरिकी सदर को जिताने में पेश रहीं। यही वजह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप के दरमियान और इसी तरह जो अमेरिका की जो एजेंसीज़ हैं, पेंटागन है और इसी तरह जो FBI है, इनके दरमियान शुरू ही से मुखासमत जो है, झगड़ा जो है वो जारी है। और अभी कुछ दिन पहले जो है ट्रंप ने FBI के डायरेक्टर को हटाया, तो उसके बाद ये मामला मज़ीद संगीन हो गया है और अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि FBI इस बात के हवाले से इस मामले की मुकम्मल तहकीकात कर रही है कि आया ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर हैं या फिर रूस के सदर हैं, ट्रंप अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं या फिर रूस के लिए काम कर रहे हैं। ये सूरत हाल है उस अमेरिका की जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, वहाँ के सदर के हवाले से अब खबरें सामने आ रही हैं कि सदर जो है अमेरिका का वो मुहिब्बे वतन है या फिर गद्दार है। ट्रंप जो है वो अमेरिका के लिए काम कर रहा है या फिर जो है वो रशिया के लिए काम कर रहा है। ये सूरत हाल है अमेरिका की। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए नाज़रीन किराम कि किस कैफियत से और किस अज़ियत से जो है इस वक्त अमेरिका दो चार है। बैरूनी दुनिया में जंग मुसल्लत करने वाले अमेरिका की इस सूरत हाल से उन तमाम ममालिक को इबरत पकड़नी चाहिए जो आज ताकत और नशे के गुरूर में सरशार जो कमज़ोर मुल्क हैं उन पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हैं और उनमें आग के जो शोले हैं वो भड़काने के दर पे हैं। उनके लिए तमाम के लिए ये इबरत है इस वाक़े के अंदर। बहरहाल आज दुनिया में आगे के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज के साथ आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।